वेलकम गाइस। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं द फर्स्ट टॉपिक ऑफ मैथमेटिक्स विच इज़ परसेंटेज फॉर द एग्जाम ऑफ स्टॉक असिस्टेंट। जो आपका 29 मई को एग्जाम है स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मिस्ट एंड फॉरेस्ट गार्ड। इन तीनों पोस्ट के लिए आपका जो एग्जाम होने वाला है वो सिंगल एग्जाम होने वाला है, उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी। सो मैथ्स और रीजनिंग और साइंस की जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स पे हम वीडियो लाएंगे। सो आज फर्स्ट वीडियोज़ आ रही है मैथमेटिक्स परसेंटेज पे। पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं वो आप देख लो। ये फॉर्मूलेज यूज होंगे, जितने भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक में परसेंटेज में, वो सारे इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्स्ट फॉर्मूला इज इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय P% देन इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम एक्सपेंडिचर। देखो, अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज होती है और अगर आपका एक्सपेंडिचर आपको सेम रखना है तो आपको कंजप्शन जो है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आप हर साल हर महीने 100 रुपये की कोई चीज़ लेते हो, फॉर एग्जांपल कुकिंग ऑयल लेते हो 100 रुपये का। अब क्या हुआ, उस कुकिंग ऑयल का प्राइस अगर इंक्रीज हो गया है, अगर इंक्रीज हो गया है तो अब 100 रुपये में कम क्वांटिटी आएगी, है ना। पहले 100 रुपये में ज़्यादा आती थी बिकॉज पहले प्राइस कम था, प्राइस इंक्रीज हो गया। प्राइस इंक्रीज अगर हो जाएगा तो अब आपकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। कितनी कम होगी वो फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला है डिक्रीज इन कंजप्शन। जो आपकी कंजप्शन है आपको उसको डिक्रीज करना पड़ेगा ताकि एक्सपेंडिचर आपका सेम रहे। आपने पहले भी आप मंथली 100 रुपये का लेते थे, अभी भी 100 रुपये का ही आपने लेना है, एक्सपेंडिचर आपका सेम है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कंजप्शन डिक्रीज करनी पड़ेगी बिकॉज प्राइस उसका इंक्रीज हो चुका है। तो डिक्रीज इन कंजप्शन आपका हो जाएगा, आपने सीधा करना 100p अपॉन 100+p%। ठीक है, जब क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो देखना 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली अगर किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो तब आपकी कंजप्शन बढ़ जाएगी। आप हर मंथ कोई चीज़ 100 रुपये की लेते हो। अब अगर इस मंथ में उसका प्राइस डिक्रीज हो गया तो आपकी कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी, है ना। अब 100 रुपये में ज़्यादा आएगा बिकॉज उसका प्राइस कम हो गया। तो कितना ज़्यादा आएगा, इंक्रीज इन कंजप्शन के लिए आपने यही फॉर्मूला लगाना है, यहाँ प्लस की जगह माइनस। आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब इंक्रीज होगा, जब कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो अपने प्लस वाला फॉर्मूला लेना है, और अगर कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज होगा तो अपने माइनस वाला फॉर्मूला लेना है। ठीक है, यह कि आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो परसेंटेज पे बनता है। सेकंड फॉर्मूला बनता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इफ ए इज P% मोर देन बी। अगर ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा है, P%, तो बी जो है इससे कम होगा, बट कितना कम होगा, कितने परसेंटेज कम होगा, उसके लिए फॉर्मूला है यही फॉर्मूला, ये वाला। ठीक है, इस केस में भी यही फॉर्मूला 100p अपॉन 100+p% लेस देन ए। ठीक है, आपको क्वेश्चन में इस तरह से देगा कि ए की सैलरी जो है वो 10% ज़्यादा है बी से, तो बी की कितनी कम होगी, बी की कम, अगर ए की ज़्यादा है तो बी की कम होगी, बट कितनी कम होगी, वो 10% नहीं होगी। वो फाइंड करने के लिए आपने ये फॉर्मूला लगाना है 100p अपॉन 100+p%। सिमिलरली अगर ए की सैलरी कम है बी से P%, तो बी की ज़्यादा होगी, फिर कितनी ज़्यादा होगी उसके लिए ये फॉर्मूला। तो आपने यहाँ पे ट्रिक याद रखना है, अगर मोर देन वाला हुआ तो प्लस वाला फॉर्मूला, और अगर लेस देन हुआ तो माइनस वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन भी करेंगे इन पे हम। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, ये भी बहुत यूज होता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है परसेंटेज पे। इफ अ वैल्यू इज इंचली चेंज्ड, चेंज मतलब या तो कोई वैल्यू इंचली इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, बाय A% एंड देन अगेन चेंज, उसको वापस चेंज किया, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, बाय B%, देन द नेट इफेक्ट विल बी A प्लस माइनस B प्लस माइनस AB अपॉन 100%। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका मीनिंग हुआ कि अगर किसी वैल्यू को आप पहले A% कुछ परसेंट इंक्रीज करते हो, फिर कुछ परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज करते हो। ठीक है, इंक्रीज भी हो सकता है डिक्रीज भी हो सकता है, तो नेट जो इफेक्ट आएगा ना उसके लिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको पता होगा वो क्वेश्चन आप 5 सेकंड में कर लोगे, अगर ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो वो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ठीक है, बहुत टफ बन जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मूला इज पॉपुलेशन बेस्ड। ठीक है, अगर किसी टोन की प्रेजेंट पॉपुलेशन P है, इफ P इज इक्वल टू प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टोन, इफ रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, और उस टोन की पॉपुलेशन चेंज होगी हर ईयर। ठीक है, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अगर उसका इंक्रीज और डिक्रीज का रेट R% है पर ईयर, देन पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स आपकी हो जाएगी P इंटू 1 प्लस माइनस R/100 रेज टू पावर n। n यहाँ पे आपका हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स, R जो रेट होगा जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, और प्लस और माइनस कब लेना है, प्लस तब लेना है जब इंक्रीज हो रही होगी पॉपुलेशन, और माइनस तब लेना है जब डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, ये कुछ फॉर्मुलेज हैं, इनको आप मेमोराइज कर लो, ये परसेंटेज में यूज होते हैं और इन्हीं पे क्वेश्चन बनते भी हैं। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस जो प्रीवियस एग्जाम्स में आए भी हुए हैं और परसेंटेज में यही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ 30% ऑफ ए नंबर इज 60 व्हाट इज द नंबर। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, किसी नंबर का 30% अगर 60 है तो वो नंबर क्या होगा। देखो, हम मान लेते हैं वो नंबर क्या है, x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30% ऑफ दैट नंबर, और दैट नंबर हमने x सेलेक्ट किया, तो 30% ऑफ x इज इक्वल टू 60। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लो। परसेंटेज का मीनिंग होता है डिवाइडेड बाय 100, तो 30 डिवाइडेड बाय 100 कर दो परसेंटेज की जगह, इंटू x इज इक्वल टू 60। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, x विल बी इक्वल टू 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको जब शिफ्ट करेंगे 30 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। 30 2 60, 2 इंटू 100 इज 200। सो वो नंबर है 200। ठीक है, वो नंबर क्या है 200 बी पार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इफ P% ऑफ ए नंबर P इज 49, एक नंबर है P और उसका P% ही अगर हम करें तो कितना आता है 49, हमें P की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ P% किसका, ऑफ ए नंबर P, वो नंबर भी P है, P% ऑफ P आपको दिया हुआ है कितना 49, यहाँ से आप P की वैल्यू फाइंड करनी है। परसेंटेज मीन्स अभी बताया डिवाइडेड बाय 100, P डिवाइडेड बाय 100 इंटू P इज इक्वल टू 49, P इंटू P हो जाएगा P स्केयर, और 100 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, ये 49 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये P स्केयर की वैल्यू आएगी। इनको अभी मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ से स्केयर हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट आएगा। सो P विल बी इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 49 इंटू
100 और 49, ये दोनों परफेक्ट स्केयर्स हैं, 49 भी और 100 भी। 49 का स्केयर रूट होता है 7 और 100 का स्केयर रूट होता है 10, सो 7 इंटू 10 इज 70। सो वो जो नंबर है वो कितना है, वो है 70, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ ए सैलरी इज 50% मोर देन बी सैलरी, हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज लेस देन ए। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, इस तरह के क्वेश्चन परसेंटेज में बनते हैं। ए की सैलरी अगर बी की सैलरी से 50% ज्यादा है तो बी की सैलरी ए से कम होगी, कितनी होगी परसेंटेज में, वो हमें बताना है। 50% नहीं कर देना, ठीक है, आपने फार्मूला लगाना है। तो मोर देन वाले के लिए मैंने प्लस वाला फार्मूला बताया था, और फार्मूला क्या था, 100p अपॉन 100 प्लस p परसेंटेज, इतनी परसेंटेज कम होगी उसकी सैलरी, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 100 इंटू पी हो जाएगा ये वाला नंबर, ठीक है, 50%। सो यहाँ पे 50 आ जाएगा पी की जगह, अपॉन 100 प्लस पी, 100 प्लस 50। अब इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर दो, 100 इंटू 50 इज 5000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 50 इज 150। एक जीरो हो गया कैंसिल, ये 15 को काट सकते हैं हम 5 के टेबल से, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 5 100 ज़ा 500, सो 100 अपॉन 3 परसेंटेज आपका आंसर आ गया। 100 अपॉन 3 नहीं दिया, यहाँ मिक्स फ्रैक्शन में दिया, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 33 इंटू 1/3 परसेंटेज। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो सी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। अगर यहाँ मोर देन की जगह लेस देन होता तो फिर आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, माइनस वाला, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अगर यहाँ मोर देन की जगह लेस देन होता फिर फॉर्मूला आप यूज़ करते हैं माइनस वाला। Question number 4. The price of cooking oil has increased by 25%. By what percent should a family reduce the consumption of oil so that not to increase the expenditure in this account? तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो एक सेकंड में ये क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर किसी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है बाय सम परसेंटेज तो उसकी कंजप्शन आपको डिक्रीज करनी पड़ेगी, सो दैट एक्सपेंडिचर आपका सेम रहे। तो डिक्रीज इन कंजप्शन के लिए क्या फॉर्मूला था, 100p अपॉन 100 प्लस p, प्लस वाला फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीज हुआ है ना, अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है तो प्लस वाला फॉर्मूला, अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है तो माइनस वाला फॉर्मूला। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर दो। अगर ये फॉर्मूला आपको पता होगा तो एक सेकंड में हो जाएगा आपका क्वेश्चन, अगर नहीं पता होगा तो फिर मुश्किल होगी आपको। इंटू पी आ गया आपका 25 अपॉन 100 प्लस पी, सो 100 प्लस 25, तो 25 इंटू 100 इज 2500 और यहाँ आ जाएगा 125। तो ये 25 के टेबल से पहले काट दो, 25 5 ज़ा और 25 100 ज़ा, फिर 5 के टेबल से काट दो, 5 20 ज़ा 100, तो आपका आंसर आ गया 20%। 20% आपका आंसर आ गया ए पार्ट। अगर यहाँ प्राइस डिक्रीज हो जाता तो फिर आप कौन सा फॉर्मूला लगाते, यहाँ पे माइनस लेते, माइनस वाला फॉर्मूला, ठीक है। इंक्रीज वाले में प्लस वाला, डिक्रीज वाले में माइनस वाला, और उस केस में मोर देन वाले में प्लस वाला और लेस देन वाले में माइनस वाला फॉर्मूला आपने यूज़ करना है। Question number 5. Aftab's salary was reduced by 10% and then the reduced salary was increased by 10%. What was its ultimate loss? तो यहाँ पे उसको क्वेश्चन में आपको पहले ही बता दिया कि उसको लॉस हुआ है, ठीक है। जब भी ऐसे दो बार परसेंटेज में इंक्रीज या डिक्रीज हो तो लॉस ही होता है अल्टीमेटली। सो इसके लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर कोई वैल्यू को एक बार चेंज करो फिर वापस दूसरी बार चेंज करो तो नेट इफेक्ट आपका हो जाता है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100%। और प्लस कब लेना है, माइनस कब लेना है, जो चीज़ इंक्रीज हुई है उसके साथ प्लस लेना है, जो चीज़ डिक्रीज हुई है उसके साथ माइनस लेना है। पहले ए पे आ जाओ, ए क्या हुआ है, ए डिक्रीज हुआ है, देखो रिड्यूस हुआ है पहले 10%, तो -10 आएगा। बी क्या हुआ है, बी देखो बी इंक्रीज हुआ है तो प्लस का लेना है, तो +10 आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ए आएगा माइनस का और बी आएगा प्लस का, और प्लस इंटू माइनस जो होता है वो आंसर माइनस में ही आता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली माइनस ही आएगा। माइनस ए इंटू बी, ए भी 10 है और बी भी 10 है। यहाँ पे ए और बी दोनों इक्वल हैं, बट जरूरी नहीं है इक्वल होंगे, क्वेश्चन में डिफरेंट भी हो सकते हैं, यहाँ 10 यहाँ 12 भी हो सकता है, अपॉन 100%। तो ये नेट इफेक्ट आपका ये हो जाएगा, देखो -10 + 10 कैंसिल, तो आपका आ जाएगा आंसर -10 इंटू 10 100, 100 भी कैंसिल, बचेगा आपका सिर्फ 1, तो -1% आपका आंसर। माइनस इसलिए आया, माइनस जब आएगा तो समझ लेना इतना उसको लॉस हुआ है, अगर प्लस आता तो इतना उसको फायदा होता। तो लॉस तो क्वेश्चन में ही हमें बता दिया था कि लॉस होगा, तो आंसर में -1 नहीं होगा, सिर्फ 1 होगा, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले सैलरी 10% डिक्रीज हुई है, फिर 10% वापस इंक्रीज हुई है, तो नेट इफेक्ट 0 होगा, नेट इफेक्ट 0 नहीं होगा, ठीक है, ये परसेंटेज है, तो आपने उसको प्रॉपरली ये फॉर्मूला लगा के करना है। क्वेश्चन नंबर 6, परसेंटेज में एक इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है जिसमें रेशियो और प्रोपोर्शंस को वो मिक्स करता है परसेंटेज के साथ। क्या कह रहा है, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी। आपको इन तीनों की रेशियो बतानी है, ठीक है। तो पहले जो गिवन है वो लिख लो आप, देखो आपको गिवन है 20% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी इज इक्वल टू, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है 1/6 ऑफ सी, ठीक है। तो पहले इन परसेंटेज को भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, परसेंटेज की जगह डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, दैट्स इट। 20/100 इंटू ए इज इक्वल टू 30/100 इंटू बी इज इक्वल टू 1/6 इंटू सी। अब देखो ये 0 कैंसिल, ये 2/10, तो 2 के टेबल से जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, तो यहाँ 1/5 बचने वाला है, 1/5 इंटू ए, यहाँ 0 0 कैंसिल, तो 3/10 इंटू बी इज इक्वल टू, तो ये तो पहले से ही फ्रैक्शन में है, 1/6 इंटू सी।
ठीक है। अब जब भी आपको इस तरह से 3 क्वांटिटीज़ या 4 क्वांटिटीज़ या 2 क्वांटिटीज़ इक्वल दी हो, तो उनकी जो रेशो होगी ना, रेशो हो जाएगी, इनके जो पीछे कोफिशिएंट्स दिए हुए हैं इनका आपका रेसिप्रोकल करना होता है। ठीक है, रेशो आपके सिलेबस में नहीं है, अगर रेशो होता तो वो भी मैं पढ़ा था। तो इस रेशो को आपको क्या करना है, इसका अगर आपको 3 क्वांटिटीज़ इक्वल दी हैं और वहाँ पे कुछ वेरिएबल्स भी हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स हैं ए बी सी, इन्हीं की आपको रेशो फाइंड करनी है, तो उनके पीछे जो कोफिशिएंट है उनका रेसिप्रोकल कर दो, वही आपकी रिक्वायर्ड रेशोज होगी। तो यहाँ पे A:B:C जो होगा ना, इन तीनों को जो रेशो होगी, इनके जो कोफिशिएंट है उनको रेसिप्रोकल करके लिखना है। 1/5 का बन जाएगा 5/1 और 5/1 इज 5 ही होगा इज 2। 3/10 का हो जाएगा 10/3 इज 2 और 1/6 का हो जाएगा 6/1 दैट इज 6 हो जाएगा। अब देखो क्या ये ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में तो पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई नंबर ही नहीं है, तो यहाँ पे हमें इस 3 को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। 3 हटाने के लिए मुझे 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा और 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो फिर इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। तो 5 3 15 हो जाएगा इस 2। यहाँ 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ बचेगा 10 और यहाँ 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18, तो ये आपकी रिक्वायर्ड रेशो हो जाएगी 15:10:18। ठीक है, तो रेशो वाले टॉपिक को इसने परसेंटेज वाले टॉपिक में मिक्स किया, इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। Question number 7. A person spends 75% of his salary and saves Rs 150 per month. His monthly salary is. तो क्या कह रहा है कि एक पर्सन है वो 75% अपनी सैलरी खर्च कर देता है और खर्च करने के बाद जो उसके पास पैसे बचते हैं वो कितने बचते हैं, 150 बचते हैं। हमें उसकी मंथली सैलरी बतानी है, हम लेट कर लेते हैं उसकी मंथली सैलरी x है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आपको कैसे अप्रोच करना है, दो तरह से अप्रोच कर सकते हो, एक लॉन्ग मेथड है, एक शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड होगा जब आप इसको पकड़ोगे, किसको, 150 को। देखो एक पर्सन है, उसने 75% खर्चा कर दिया, खर्चा करने के बाद उसके पास कितने पैसे बचे, 150। ये 150 को अगर मैं परसेंटेज में पूछूं आपसे कि ये परसेंटेज में कितना होगा, तो कितना होगा, ये होगा 25% ऑफ हिज सैलरी। वाई, बिकॉज 75% अगर उसने खर्च कर दिया तो परसेंटेज में बचेगा कितना, परसेंटेज में टोटल होता है 100%, है ना। 75 अगर खर्च कर दिया परसेंटेज में, तो परसेंटेज में उसकी जो सैलरी बची वो बची 25%। इसका मतलब उसकी सैलरी का 25% ये 150 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं 25% ऑफ हिज सैलरी, और सैलरी हमने एक्स मानी है, एक्स इज इक्वल टू 150। इसको पकड़ के करोगे तो आपका आंसर 2 स्टेप में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू आ जाएगी 25% मींस डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150। देखो ये 25 के टेबल से करता है, 25 1 जा 25 4 जा, तो यहाँ पे आपके पास बचा x अपॉन 4 इज इक्वल टू 150। 4 डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू विल गेट x इज इक्वल टू 4 इंटू 150 600। तो वो जो उसकी जो सैलरी है वो कितनी है, वो मंथली सैलरी है 600। अगर आप इसको लेके चलोगे तब भी क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे 75% उसने खर्च किया तो 75% ऑफ एक्स मानिए इसकी सैलरी, ठीक है, और कितना बच गया, प्लस 150 ये इसकी टोटल सैलरी होगी, जो खर्च किया और जो बच गया, तो ये टोटल मिला के किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल ही होगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो ये लंबा मेथड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल दो जगह आएगा। ठीक है, सो आपने इस तरह से करना है, आपको जो बच गया उसको पकड़ना है आपने। 150 बचा बट परसेंटेज में कितना, 25%। क्वेश्चन नंबर 8. The marked price of an article is Rs 250. Reduction of 10% is given on cash price. What is its cash price? कह रहा है एक आर्टिकल है, उसकी मार्केट प्राइस है 250, लेकिन अगर कोई कैश दे के उसको खरीदता है तो उसको डिस्काउंट मिलता है कितना, 10% का। बताओ उसकी कैश प्राइस कितनी होगी। तो कैश प्राइस कितनी होगी, इसमें से इसका 10% घटा दो, ठीक है ना। देखो उसकी कॉस्ट कितनी है 250, इसमें से आपको घटाना है कितना, डिस्काउंट उसको देना 10% का। 10% किसका, मार्केट प्राइस पे। देखो डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे लगता है, ये याद रखना। 10% ऑफ 250 और ये आपकी हो जाएगी कैश प्राइस। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 250 माइनस 10% मीन्स 10 अपॉन 100 इंटू 250, तो ये 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो गए, 25 इंटू 1 25 ही होगा। सो 250 माइनस 25 इज इक्वल टू 225, ये आपका हो जाएगा उसकी कैश प्राइस 225। ये 25 जो है ना, जो माइनस हुआ, ये आपका डिस्काउंट था। कभी कभी पूछ लेता है कि डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट 10% था, और डिस्काउंट हमेशा आपने लगाना है किस पे, रिडक्शन जो होती है किसी भी मार्केट प्राइस पे, वो मार्केट प्राइस पे लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9. If 20% of an electricity bill is deducted, then Rs 100 is still to be paid. How much was the original bill? वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, उसका 20% आपने पे कर दिया है, और पे करने के बाद जो बचा है वो कितना बचा है, 100 रुपीज़ अभी भी बचे हैं। तो टोटल बिल कितना होगा, तो ये अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया, मैंने क्या कहा था, जो बच गया उसको पकड़ो, कितना बचा है 100, परसेंटेज में कितना बचेगा, 20% आपने दिया है तो बचा कितना 80%। सो आप क्या कर लोगे, इसको टोटल बिल को, ओरिजिनल बिल को x मान लोगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80% ऑफ x जो है ना, वो किसके इक्वल होगा, वो होगा 100। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लो, 80 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 100। सो x विल बी इक्वल टू 100 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई, और 80 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, ये एक जीरो हो गया कैंसिल। 1000 अपॉन 8 जब करोगे तो कितना हो जाएगा 1000। देखो 100 इंटू 10 1000 अपॉन 8, इनको डिवाइड कर लो, यू विल गेट 125 एज योर आंसर। सो x इज इक्वल टू 125। सो जो ओरिजिनल बिल था वो कितना था, 125। इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं स्टॉक असिस्टेंट और वीएलडब्ल्यू के एग्जाम की। वीएलडब्ल्यू का जो आपका एग्जाम है ना, वीएलडब्ल्यू का, ठीक है, विलेज लेवल वर्कर का, इसका अभी ऑफिशियल सिलेबस तो नहीं आया, बट मैथ्स और रीजनिंग का जो सिलेबस मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ये स्टॉक असिस्टेंट का 90% यही सिलेबस होने वाला है। तो आज से ही आप तैयारी शुरू कर दो, हर टॉपिक पे हम वीडियो लाएंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करता हूँ। ठीक है,
एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब एक क्वेश्चन इस तरह का भी बनता है परसेंटेज में। इन अ ट्राइंगल इट्स एल्टीट्यूड इज इंक्रीज्ड बाय 22% एंड इट्स बेस इज डिक्रीज्ड बाय 6%, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। कह रहा है एक ट्राइंगल में अगर उसका एल्टीट्यूड आप इंक्रीज करते हो 22% और उसका बेस जो है वो डिक्रीज करते हो 6%, व्हाट विल बी द नेट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, उसके एरिया पे क्या इफेक्ट होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, वहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे जो कि लेंथी है। हमें अभी मैंने बताया कोई भी क्वांटिटी हो, अगर वो पहले कुछ परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, फिर वापस कुछ परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, तो नेट इफेक्ट आपने निकालना है इस फॉर्मूले से। सो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में भी वही फॉर्मूला लगने वाला है। अगर आपने ये फॉर्मूला क्लिक कर लिया वहाँ पे, तो ये क्वेश्चन आपका 5 सेकंड में हो जाएगा। ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी अपॉन 100%, तो नेट इफेक्ट आपका ये होगा। ठीक है, अब ए देखो कितना है, ए आपके पास है 22 और ये इंक्रीज हुआ है तो प्लस लेना है 22, बी है 6% बट डिक्रीज हुआ है तो माइनस में लेना है -6। अब यहाँ ए प्लस का बी माइनस का, बिकॉज बी डिक्रीज हुआ है तो प्लस माइनस अल्टीमेटली माइनस ही आएगा। 22 इंटू 6 अपॉन 100%। ठीक है, इज इक्वल टू 22 माइनस 6 करोगे तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 22 इंटू 6 अपॉन 100%। ठीक है, अब यहाँ से आगे आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। देखो ना बच्चे कुछ क्या करते हैं कैलकुलेशन में, जिनकी कैलकुलेशन वीक होती है वो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चंस में एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हमेशा कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ रखा होता है इजी, बस आपको क्लिक करना होता है, आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे 16 में से ये कुछ माइनस हो रहा है तो 16 में से कम ही आएगा आंसर। अब देखो ऑप्शन देखो, आप सारे 16 से बड़े दिए हुए हैं, सिर्फ एक ये जो 16 से छोटा है दैट इज सी पार्ट, यही आपका आंसर है। आप चाहे पूरी आप कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो टाइम बचाने के लिए आपकी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। 16 में से कुछ माइनस हो रहा है तो 16 से कम ही आंसर आएगा और 16 से कम ऑप्शन में एक ही है। तो ये स्मार्ट कैलकुलेशन भी करनी होती है कभी कभी। ठीक है, चाहे तो आप पूरी कैलकुलेशन भी कर सकते हो, यही आंसर आने वाला है। सो सी पार्ट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं परसेंटेज में। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश, 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड 17% फेल्ड इन बोथ, हाउ मच परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ दी सब्जेक्ट्स। इस तरह के क्वेश्चन में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपने बस वही लगानी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फेल्ड वाली बता रहा है परसेंटेज। ठीक है ना, तो अपने फेल वाली सीरीज बना लेनी है। ठीक है, आपको फर्स्ट सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश में कितने परसेंट फेल हुए हैं 52%। इंग्लिश को छोड़ो, आप यहाँ पे लिखो फर्स्ट सब्जेक्ट में फेल्ड हैं कितने 52%। सेकंड सब्जेक्ट में देख लेना फेल ही है ना, फेल ही है। हो सकता है यहाँ पे पास्ट वाले परसेंटेज दिया, अगर पास्ट वाली दिया तो फिर 100 में से माइनस करके आपने यहाँ पे फेल वाली ही लिखने हैं सारे। तो सेकंड सब्जेक्ट में फेल हैं कितने, सॉरी 42%, और बोथ वाला देख लो एंड 17% फेल्ड इन बोथ, यहाँ भी फेल्ड है तो बोथ वाला जो है उसमें कितने 17%। कहने का मतलब यह है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तीनों परसेंटेज फेल्ड वाली ही दी है। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक परसेंटेज कोई पास वाली दे दी तो उसको 100 में से माइनस, अगर 17% पास वाली होती तो 17% अगर पास है बोथ में तो फेल कितने होंगे 100 माइनस 17, तो वो वाली यहाँ पे आपने लिखनी है, फेल्ड वाली ही लिखनी है। अब टोटल देखो, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है, इसमें से बोथ वाला माइनस करना है और कुछ नहीं करना, बस यही ट्रिक है। 52 प्लस 42 इज 94, 94 माइनस 17 आपका आ जाएगा कितना 77%। तो ये आपका आ गया किसका ओवरऑल परसेंटेज ऑफ, क्योंकि ये अपने सीरीज फेल की बनाई थी, फेल की, तो ओवरऑल जो कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं 77% स्टूडेंट्स फेल हुए हैं ओवरऑल। अब आपसे पूछा क्या उसने, हो मैनी परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन, आपको पास की परसेंटेज पूछी है, ये हमने फेल्ड की निकाली है तो सीधा नहीं लगा देना। देखो ये भी ऑप्शन में है, ये फेल्ड की। अगर पूछा होता हो मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द एग्जाम्स तो आपका आंसर हो जाता है डी पार्ट 77। आपको पास की पूछी है तो टोटल 100 में से 77 माइनस कर दो तो 23%। अगर 77% फेल है तो पास कितने होंगे 23% पास्ट होंगे। सो योर आंसर इज बी पार्ट। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसेंटेज में इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आप इसी तरह का क्वेश्चन है अगेन। इन एन एग्जामिनेशन 65% स्टूडेंट्स पास्ड इन सिविक्स। ठीक है, सो पास की यहाँ पे आपको दी हुई है सीरीज, तो फर्स्ट सब्जेक्ट में पास्ट है 65%, फिर कह रहा है 60% यहाँ भी पास्ट ही है, पास्ट की ही लेनी है। ठीक है, अगर फेल की हुई तो 100 माइनस कर देना, तो आपको पास्ट की ही लेनी है। हिस्ट्री में कितने पास्ट हैं 60%, सेकंड सब्जेक्ट में 60% आपके पास्ट हैं, और बोथ सब्जेक्ट्स में कितने पास्ट हैं 40% पास्ट ही है यहाँ पे। ठीक है, सो बोथ में कितने पास्ट हैं 40%। ठीक है, अब अगर मैं ओवरऑल पास निकालूं तो वो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करना है, इसको माइनस करना है। 65 प्लस 60 125 माइनस 40, तो आपका आ जाएगा 85% ओवरऑल बच्चा जो है, क्योंकि ये पास की सीरीज बनाई है तो ओवरऑल बच्चा जो पास हुआ है वो 85% है। अगर फेल्ड का पूछता है तो फेल्ड का हो जाएगा 100 माइनस 85, दैट इज 15% ओवरऑल बच्चा फेल्ड हुआ होगा। अब देखते हैं पास्ट का पूछा है या फेल्ड का पूछा है, कुछ भी नहीं पूछा, यहाँ कुछ और ही पूछा है। इफ 90 स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वो कह रहा है 90 स्टूडेंट फेल्ड हुए। अब देखो 90 अगर फेल्ड हुए तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करने हैं, लेट कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जाम में बैठे वो x हैं। अब 90 स्टूडेंट फेल हुए और फेल की परसेंटेज भी हमें पता है, कितने फेल हुए टोटल का 15%, तो देखो 15% ऑफ x जब करेंगे तो इतने बच्चे फेल हुए और ये नंबर हमें दिया हुआ इजिकल टू 90, इजिकल टू 90। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, परसेंटेज मीन्स 15 अपॉन 100 इंटू एक्स इजिकल टू 90, विच इंप्लाइज दैट x इजिकल टू 100 डिवाइड हो रहा है इधर मल्टीप्लाई 90 इंटू 100 और डिवाइड 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 15 6 90, 6 इंटू 100 इज 600। सो आपका आंसर आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो कितने 600। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ तक आपने सेम करना है, पास्ट और फेल की परसेंटेज निकाल लेनी है। उसके बाद आप देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो आप फाइंड कर लो। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 13। सो ये अगेन सेम क्वेश्चन है, आपको पूछा हुआ है बोथ सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं उनकी परसेंटेज सिंपल पूछी है, तो ये आप खुद करोगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद ट्राई करो, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेज एवरी ईयर बाय 4% इफ द इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 50,000 देन आफ्टर 2 ईयर्स इट विल बी। तो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स इज इक्वल टू होता है क्या, p इंटू 1 प्लस माइनस r अपॉन 100 रेज टू पावर n। और प्लस कब लेना है, जब रेट ऑफ इंक्रीज, जब रेट जो है पॉपुलेशन का वो इंक्रीज हो रहा हो हर साल, और माइनस लेना है जब डिक्रीज हो रहा हो। यहाँ पे देखो इंक्रीज हो रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला लेना आपने, तो p आ गया प्रेजेंट पॉपुलेशन, वो आपको दी हुई है 50,000 इंटू 1, और यहाँ पे लेना अपने प्लस बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीजेज एवरी ईयर। और क्या रेट है, किस रेट पे इंक्रीज हो रही है, 4%, तो 4 अपॉन 100 रेज टू पावर n। और कितने साल की बात की हमें निकालनी है, 2 ईयर्स बाद की, ठीक है। तो यहाँ पे रेज टू पावर 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 50,000 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100 1 से 100 प्लस 4, 104 अपॉन 100 आ जाएगा आपका। और इसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर का मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 104 इंटू 100, 12340 12340 हो गए कैंसिल, यू विल गेट 5 इंटू 104 इंटू 104। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर एज 54080। तो 2 साल के बाद उस टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 50,000 से बढ़ के कितनी होगी, 54,080, 50, दैट इज सी पार्ट इज योर आंसर। सो परसेंटेज का टॉपिक में इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं में से आपको कोई क्वेश्चन आएगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और हर टॉपिक की हम वीडियो लाने वाले हैं, जो भी स्टॉक असिस्टेंट का, मैथ्स का और रीजनिंग का सिलेबस है, हर टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।